Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is point number 43, body metabolic response. Trauma अगर आपके स्केलेटन मसल्स का हो रहा है तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या आता है जब आपके स्केलेटन मसल्स का ट्रॉमा होता है। जब भी स्केलेटन मसल्स का ट्रॉमा होगा तो प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है। स्केलेटन मसल के ट्रॉमा के अंदर प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है। जब भी स्केलेटन मसल का ट्रॉमा होता है तो प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है। अब सेल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है जो प्रिवेंट करता है मटेरियल्स को कि वो उसके दरमियान से पास करें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स विच प्रिवेंटेड मटेरियल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू दैम। कि ऐसी क्या कम्युनिकेशन होती है सेल्स के दरमियान में जिससे सेल्स का मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर नहीं जाता है, दैट इज़ टाइट जंक्शंस। सेल के दरमियान में टाइट जंक्शंस होते हैं जो कि मटेरियल को पास होने से रोकते हैं। हाइपर पोलराइजेशन जब नर्व फाइबर्स की होती है ना तो उसमें पोटाशियम का आउटफ्लक्स होता है या फिर ई फ्लक्स होता है या पोटाशियम बाहर जाता है जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होती है। हाइपर पोलराइजेशन पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से होती है। हाइपर पोलराइजेशन पोटाशियम के आउटफ्लक्स की वजह से होती है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो भी पोटाशियम की ई फ्लक्स से अचीव हो रहा था और जो हाइपर पोलराइजेशन होती है उसमें भी पोटाशियम का ई फ्लक्स होता है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना तो आपके मसल्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है। 47 के अंदर जो है ना ये टेम्परेचर लॉस के बारे में बेसिकली बताया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर तो पेशेंट नेकेड लेटा हुआ होगा ना तो जब हीट लॉस होता है वो रेडिएशन से होता है। नेकेड पर्सन के अंदर अगर हीट लॉस होगा तो वो रेडिएशन से होगा, लेकिन अगर वो किसी टेबल या सर्फेस के ऊपर लेटा हुआ है तो हीट लॉस कंडक्शन से होता है। कंडक्ट हो रही है हीट, मतलब एक किसी पैसेज के थ्रू जा रही है। तो अगर किसी सरफेस के ऊपर ह्यूमन बीइंग लेटा हुआ है और वो नेकेड है तो वो कंडक्शन से हीट लॉस होगी, जैसे कि टेबल वगैरह के ऊपर है। और अगर एक पेशेंट बिल्कुल नेकेड है और साथ टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तो हीट लॉस जो होता है वो रेडिएशन और कंडक्शन दोनों से होता है। मतलब या तो कंडक्शन के अंदर पेशेंट किसी न किसी सरफेस के ऊपर लेटा हुआ होता है या फिर टेम्परेचर मेंशन होता है सिनेरियो के अंदर। और अगर तो ह्यूमिडिटी की बात हो रही है तो फिर कन्वेक्शन होती है। अब जो ह्यूमिडिटी की वजह से अगर पेशेंट नेकेड है और साथ ह्यूमिडिटी है तो फिर कन्वेक्शन से लॉस होगा ही, जो हीट लॉस होता है। अगर तो पेशेंट सिर्फ नेकेड है तो रेडिएशन से हीट लॉस होता है, लेकिन अगर वो किसी सरफेस के ऊपर लेटा हुआ है तो कंडक्शन से हीट लॉस होगा, या अगर टेम्परेचर मेंशन है तो भी कंडक्शन से हीट लॉस होता है। अगर किसी सरफेस के ऊपर लेटा हुआ है तो कंडक्शन से हीट लॉस होगा, अगर किसी टेम्परेचर का मेंशन की हुई बात अलॉन्ग विद नेकेड है पर्सन तो कंडक्शन से हीट लॉस होगा, और अगर ह्यूमिडिटी की बात मेंशन की हुई है तो कन्वेक्शन से हीट लॉस होता है। अब सिनेरियो में पढ़ते हैं कि एक नेकेड पर्सन था। नेकेड का मतलब है कि रेडिएशन तो है, रेडिएशन से तो हीट लॉस हो रहा है, क्योंकि जब भी रेडिएशन इन्वॉल्व होगी तो पेशेंट नेकेड होगा। विद टेम्परेचर मेंशन है तो इसका मतलब है कंडक्शन से भी हीट लॉस हो रहा है, और साथ ह्यूमिडिटी भी मेंशन है तो कन्वेक्शन भी होगा। द लॉस विल बी थ्रू। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस में जो है ना वो रेडिएशन और कंडक्शन तो दिया हुआ है लेकिन कन्वेक्शन का साथ नहीं दिया हुआ, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रेडिएशन और कंडक्शन से उसका हीट लॉस हो रहा है। जो सोडियम के चैनल्स, इनएक्टिवेशन गेट सोडियम के अगर क्लोज हो जाते हैं डीपोलराइज स्टेट के अंदर, ठीक है, जो सोडियम के एक एक्टिवेशन गेट्स होते हैं, एक इनएक्टिवेटेड गेट्स होते हैं। इनएक्टिवेटेड गेट्स बंद हो जाते हैं सोडियम के डीपोलराइज स्टेट के अंदर, जो एक्टिवेशन गेट्स होते हैं वो ओपन ही रहते हैं। 49 MCQ में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर जाते हैं एपिकल लेयर में। कि कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी एपिकल लेयर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। ऐसे सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, जिनको एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि सिलिएटेड सेल्स होते हैं। तो सिलिएटेड सेल्स की एपिकल लेयर्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं क्योंकि सीलिया ने मूव करना होता है। तो सिलेटेड सेल्स की एपिकल लेयर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। 50 में दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट है ना कंडक्शन का, वन सेंसेशन मोडालिटी का इन सेंसरी नर्व फाइबर एट अ टाइम इज़ कॉल्ड लेबल लाइन प्रिंसिपल। ठीक है, लेबल लाइन प्रिंसिपल क्या होता है कि जो एक सेंसरी मोडालिटी जो होती है ना वो एक सेंसरी नर्व फाइबर से पास करती है एट अ टाइम। ठीक है, एक सेंसरी सेंसेशन मोडालिटी जो होती है ना वो एक सेंसरी नर्व फाइबर के अंदर पास करती है या कंडक्ट होती है, इसे कहते हैं लेबल लाइन प्रिंसिपल। एक सेंसरी मोडालिटी एक सेंसरी नर्व फाइबर से पास करेगी, इसे कहते हैं लेबल लाइन प्रिंसिपल। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कांस्टेंट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होती है, डिपेंड करती है मेम्ब्रेन की कैपेसिटेंस के ऊपर। जो कांस्टेंट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होती है वो डिपेंड करती है मेम्ब्रेन की कैपेसिटेंस के ऊपर। जो साइक्लिक AMP होता है ना वो रिसेप्टर्स को इन्वॉल्व करता है एक्टिनिन के थ्रू जी लाइन के साथ
अटैच होती है। एक्टिनिन एक माइक्रोफाइलेमेंट प्रोटीन होती है जो कि ज़रूरी होती है, जो अटैचमेंट कराती है एक्टिन की जी लाइंस के साथ स्केलेटन मसल्स के अंदर, या फिर जो डेंस बॉडीज़ होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स के अंदर, उसके लिए एक्टिनिन एक हमारे पास माइक्रोफाइलेमेंट प्रोटीन होती है जो कि अटैच करती है एक्टिन प्रोटीन को जी लाइन के साथ। मैक्सिमम वाटर परमेबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की जो मैक्सिमम परमेबिलिटी होती है वो वाटर के लिए होती है, और इसीलिए जो वाटर होता है ना उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी भी हाई होती है। 2/3 हमारे बॉडी फ्लूइड सेल्स के अंदर होते हैं, उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो 1/3 फ्लूइड होता है वो सेल से बाहर होता है जिसको हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है ना, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, वो उसके अंदर पोलर एंड्स भी होते हैं और नॉन पोलर एंड्स भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर पोलर एंड्स भी होते हैं, नॉन पोलर एंड्स भी होते हैं। जो साइटोकैरेटिन होता है वो एक इंटरमीडिएट फाइलेमेंट होता है, और ये एपिथेलियम के अंदर जो है ना बेसिकली हमें मिलता है। साइटोकैरेटिन एक इंटरमीडिएट फाइलेमेंट है जो कि एपिथेलियम्स के अंदर में मिलता है। और जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी अपरेटस से बनते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस से बनते हैं। जो साइटोकैरेटिन होता है वो एक इंटरमीडिएट फाइलेमेंट होता है। सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो ब्लू कलर का एच स्टेन से नज़र आता है। जो हिमेटोटॉक्सिलिन स्टेन होता है वो न्यूक्लियस को ब्लू कलर का दिखाता है, ठीक है। न्यूक्लियस हमें ब्लू कलर का नज़र आता है हिमेटोटॉक्सिलिन स्टेन से या एच स्टेन से। फॉस्फोलिपिड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है उसके पोलर एंड्स भी होते हैं और नॉन पोलर एंड्स भी होते हैं। अब जो गैप जंक्शंस होते हैं ना वो कार्डिक मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शन स्मूथ मसल्स के अंदर भी होते हैं और कार्डिक मसल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन स्केलेटन मसल्स के अंदर एब्सेंट होंगे। स्मूथ मसल्स के अंदर भी होते हैं, कार्डिक मसल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन स्केलेटन मसल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं गैप जंक्शंस। जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो आपस में समेट कर जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल आपस में समेट कर जाते हैं। ड्रग रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं इन नेचर में। ड्रग रिसेप्टर्स बेसिकली प्रोटीन्स ही होती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास करती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। जो ऑक्सीजन थी वो भी हमारे लंग्स के अंदर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पास करी थी या फिर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास करी थी। ऑक्सीजन भी जो लंग्स के अंदर जाती है ना वो भी पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। आपने HNE स्टेनिंग की, एक स्टूडेंट ने देखा है कि उसको हॉलो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन का, और इनके पास पोलर और नॉन पोलर एंड्स दोनों होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर पोलर एंड भी होते हैं, नॉन पोलर एंड भी होता है। इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स जो होते हैं ना वो डेस्मोसोम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स होते हैं वो डेस्मोसोम से कनेक्टेड होते हैं। एनायनिक गैप क्या होता है? एनाइन गैप में आप मयर्ड कैटाइंस और मयर्ड एनाइंस को एनाइन गैप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो लिपिड्स का है दैट इज़ कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिपिड्स का। एनाइन गैप में मयर्ड कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। डेस्मोसोम्स के साथ इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स लिंक्ड होते हैं। जो साइटोकैरेटिन है वो एक इंटरमीडिएट फाइलेमेंट है। लाइसोसोम से हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू या फिर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ड्रग रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं। एक्शन पोटेंशियल समेट कर जाते हैं जो सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल होते हैं। गैप जंक्शंस कार्डिक मसल्स के अंदर भी होते हैं, स्मूथ मसल्स के अंदर भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। सेल जो होता है हमें न्यूक्लियस जो होता है ब्लू कलर का नजर आता है हिमेटोटॉक्सिलिन स्टेन से। सिक्रेटरी वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस से बनते हैं। साइटोकैरेटिन इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स के अंदर होते हैं। ये साइटोकैरेटिन इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स होते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोलर और नॉन पोलर एंड्स दोनों होते हैं। जो 2/3 हमारा टोटल बॉडी वाटर है वो इंट्रासेलुलर होता है, और जो 1/3 बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। डिफ्यूजन डिपेंड करती है साइज़ ऑफ पार्टिकल के ऊपर, और जो हाई डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो वाटर की होती है। वाटर की परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और वाटर की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। वाटर की परमेबिलिटी भी ज़्यादा है और वाटर की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। जो डिफ्यूजन होती है ना वो पैसिव होती है, इसके लिए कैरियर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। और डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है वाटर की हाईएस्ट होती है, या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होगी, या फिर सेल परमेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम परमेबिलिटी होती है वाटर की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ऑस्मोसिस डिपेंड करती है कि सॉल्यूट कितना है। ऑस्मोसिस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। कार्डिक मसल्स के अंदर टेटिनी नहीं होती है। कार्डिक मसल्स के अंदर टेटिनी नहीं होती है। जो ऑस्मोसिस होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और वाटर की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है ना वो रिलेटिवली हाई होती है। जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है ना वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो थोड़ी सी फ्लूइडिटी की तरह की होती है। तो फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। जो यूक्रोमेटिन होता है वो लाइटली कंडेंस्ड होता है। यूक्रोमेटिन लाइटली कंडेंस्ड होता है।
टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस जो कि लाइसोसोम्स के अंदर होती है, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। लाइसोसोम्स के अंदर बेसिकली फेगोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, एक पिनोसाइटोसिस होती है, एक फेगोसाइटोसिस होती है। तो जो लाइसोसोम्स के अंदर एंडोसाइटोसिस होती है वो फेगोसाइटोसिस होती है। अगर तो किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होगा ना, तो उसकी ट्रांसपोर्ट पिनोसाइटोसिस के थ्रू होती है। और अगर किसी ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है तो उसकी ट्रांसपोर्ट डिफिजन के थ्रू होती है। अगर तो मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा है तो पिनोसाइटोसिस, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का 1000 से कम है तो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और जो फेगोसाइटोसिस होती है इज़ अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस जो कि लाइसोसोम्स के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिलिएटेड सेल्स के एपिकल मेम्ब्रेन के अंदर अबंडेंट होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब एक इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना वो सेंट्रियोल्स के अंदर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सेंट्रियोल्स के अंदर होते हैं। सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है वो फ्रुक्टोज की होगी, ठीक है। फ्रुक्टोज की जो होती है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है इंटेस्टाइन्स के अंदर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो फ्रुक्टोज की होती है। और ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी इंटेस्टाइन्स के अंदर वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रही थी, ठीक है। ग्लूकोज की जो होती है ना वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन जो फ्रुक्टोज होता है ना उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। सोडियम की जो होती है ना वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंटेस्टाइन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जो फ्रुक्टोज होता है उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। जो स्ट्राइरेटेड मसल्स होते हैं वो रिदमिकली और माइजेनिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर। कौन से मसल्स हैं? एक तो स्ट्राइरेटेड भी हैं, साथ वो सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट आर कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स एक तो स्ट्राइरेटेड मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल्स सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो कार्डिक मसल्स होते हैं उसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल्स के अंदर जो होते हैं वो गैप जंक्शंस भी होते हैं। कार्डिक मसल्स के अंदर टेटिनी नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। कार्डिक मसल्स के अंदर जो है ना वो टेटिनी नहीं होती है। कार्डिक मसल्स के अंदर टेटिनी नहीं होती है। कार्डिक मसल्स के अंदर गैप जंक्शंस होते हैं। कार्डिक मसल्स आपके स्ट्राइरेटेड मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल्स का सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेल की जो स्वेलिंग होती है ना वो एक रिवर्सिबल इंजरी के अंदर होती है क्योंकि इनवर्ड वाटर फ्लो होता है। सेल स्वेलिंग जो होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर होती है क्योंकि पानी जो होता है ना वो सेल के अंदर चला जाता है। जाहिर सी बात है सेल तभी स्वेल करेगा जब पानी सेल के अंदर जाएगा। तो इनवर्ड वाटर फ्लो की वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। जो ट्रांसफर होते हैं ना ऑक्सीजन के एल्वुलाई से कैपिलरीज के अंदर वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है वो पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू या पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट थी वो भी सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हो रही थी। जो सार्कोमेयर्स होते हैं ना मसल फाइबर्स के वो 2 जी लाइन्स के दरमियान में होता है। 2 जी लाइन्स के दरमियान में सार्कोमेयर होगा, ठीक है। 2 जी लाइन्स के दरमियान में क्या होता है? सार्कोमेयर। जो सार्कोमेयर होता है वो 2 जी लाइन्स के दरमियान में होता है। कॉलिन जो होती है ना वो सिंगोमाइलिन का कंपोनेंट होती है। एल्बुमिन बेसल मेम्ब्रेन से पास नहीं करती है क्योंकि एल्बुमिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रक्चर जो कि बेसल बॉडीज से बनते हैं, दैट इज सीलिया। सीलिया ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेसल बॉडीज से बनते हैं। सीलिया बेसल बॉडीज से बनते हैं। और जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं उनकी एपिकल मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का कि वो परमिट करता है आयन की मूवमेंट को। एक तो ये कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होता है ना, फ्लूइडिटी भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, ठीक है। फ्लूइडिटी जो होती है ना हमारे पास उसकी सेल मेम्ब्रेन की वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। कोलेस्ट्रॉल ने फ्लूइडिटी भी मेंटेन करनी है सेल मेम्ब्रेन की। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो परमिट करता है आयन की मूवमेंट को। कोलेस्ट्रॉल के अंदर स्टीरोल होती है जो कि एक टाइप ऑफ लिपिड होता है जो और ये एम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर। इसकी वजह से आयन की मूवमेंट हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना स्टीरोल से मिलकर बना हुआ होता है जो कि एक लिपिड की ही टाइप होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल आपकी लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होगा और ये आयन की ट्रांसपोर्ट कराता है, आयन की मूवमेंट कराता है, ठीक है। अलाउ द आयन मूवमेंट अक्रॉस इट। कोलेस्ट्रॉल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा वो एक तो आयन की मूवमेंट कराता है और दूसरा ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। बेस मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि हेपरिन सल्फेट होती है या फिर लैमिनिन होती है। अगर तो हेपरिन सल्फेट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर आपने लैमिनिन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो बेस मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हेपरिन सल्फेट की वजह से होता है या फिर लैमिनिन की वजह से होगा। और एल्बुमिन जो होती है बेस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती है क्योंकि एल्बुमिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और जो बेस मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से
जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो बेस्ड मेम्ब्रेन से पास नहीं करती हैं, और बेस्ड मेम्ब्रेन का जो नेगेटिव चार्ज होता है या तो वो हेपरिन सल्फेट की वजह से होगा या फिर लैमिनिन की वजह से होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बिकॉज ये लिपिड सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड बायलेयर होती है, लिपिड्स लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो लिपिड से लिपिड जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड सॉल्युबल होती हैं, इस वजह से ईजिली पास कर जाती हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन से। कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, और जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि जो सोडियम, ग्लूकोज, क्लोराइड और वाटर होता है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अब सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज और वाटर, ठीक है, अब ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए जो लिपिड बायलेयर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उससे पास नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसलिए इनको या तो पोर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जिससे ये ट्रांसमिट होंगे, या फिर इनको कैरियर्स चाहिए होते हैं, या फिर चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज या वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो स्टीरॉइड्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ईजिली पास कर जाते हैं। स्केलेटन मसल्स हमें लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर नजर आते हैं एज लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स, ठीक है। स्केलेटन, जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर स्केलेटन मसल्स को देखते हैं ना तो हमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स नजर आते हैं। इनिशिएशन ऑफ द स्केलेटन मसल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल की जो इनिशिएशन होती है वो कौन से मोटर फाइबर्स को एक्टिवेट करके, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन स्केलेटन मसल बाय स्टिमुलेटिंग इट्स मोटर फाइबर्स, ठीक है, मोटर नर्व, ठीक है। जो मोटर नर्व जो होती है ना उसके लिए एस्टाइल कोलिन की रिलीज चाहिए होती है। अब किसी भी स्केलेटन मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने के लिए एस्टाइल कोलिन की रिलीज चाहिए होती है। एस्टाइल कोलिन की रिलीज होती है तो ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनिशिएट होता है स्केलेटन मसल्स के अंदर मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व के ऊपर एस्टाइल कोलिन की रिलीज होगी और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है स्केलेटन मसल्स के अंदर। प्रेगनेंसी के बाद जो यूट्रस, इनलार्ज यूट्रस और जो इनलार्ज ब्रेस्ट होते हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं लाइसोसोम्स की वजह से। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलेसिस होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। लाइसोसोम्स हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। यूट्रस और ब्रेस्ट जो होते हैं वो लाइसोसोम्स की वजह से रिग्रेस करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान स्केलेटन मसल्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो स्केलेटन मसल्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो आपके मसल्स के ब्लड फ्लो को ज़्यादा कर देती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाती है जब इंक्रीज़ करती है आपके मसल्स के ब्लड फ्लो को, और एक्सरसाइज में जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपके स्केलेटन मसल्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज के अंदर स्केलेटन मसल्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और एक्सरसाइज के दौरान जो स्केलेटन मसल्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वो लोकल मेटाबोलाइट से होता है, ठीक है। लोकल मेटाबोलाइट्स एक्सरसाइज के दौरान स्केलेटन मसल्स के ब्लड फ्लो को ज़्यादा कर देते हैं, और जब नॉन एक्सरसाइजिंग मसल होते हैं ना उसके अंदर सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक होते हैं जो कि स्केलेटन मसल्स के ब्लड फ्लो को ज़्यादा करते हैं। कैल्शियम जो होता है ना स्केलेटन मसल्स के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड करता है कैल्सीक्वेस्टिन के साथ, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कैल्शियम होता है स्केलेटन मसल्स के अंदर वो कैल्सीक्वेस्टिन के साथ बाइंड करता है। कैल्शियम कैल्सीक्वेस्टिन के साथ बाइंड करता है, कैल्शियम कैल्सीक्वेस्टिन के साथ बाइंड करता है स्केलेटन मसल्स के अंदर। सिमिलर क्या चीज़ है पल्मनरी और स्केलेटन मसल की कैपिलरीज के दरमियान में, ठीक है। इनमें क्या होता है इंटरस्टिशियल प्रोटीन कंसंट्रेशन होती है। जो चीज़ सिमिलर है ना आपकी पल्मनरी और स्केलेटन मसल की कैपिलरीज के अंदर दैट इज़ इंटरस्टिशियल प्रोटीन कंसंट्रेशन। इंटरस्टिशियम के अंदर जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है वो आपकी पल्मनरी कैपिलरीज और स्केलेटन मसल की कैपिलरीज के अंदर जो होती है वो इक्वल होती है। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली होता है, और ये सिलेटेड मसल्स के एपिकल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स नोड्स ऑफ रैनवियर के अंदर होते हैं। अगर आपने दो मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स पे इक्वलाइजेशन ऑफ गैसेस करनी हो तो इसके लिए सिंपल डिफ्यूजन होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात बताई हुई है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हमारे पास जो होती है ना वो सिंपल डिफ्यूजन से या फिर पैसिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो जो इक्वलाइजेशन ऑफ गैसेज होती है ना वो सिंपल डिफ्यूजन या